नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, देश में पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होने लग गया है। इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन अपने देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। एक साइड तो मोदी सरकार को कैसे बरकरार रखा जाए, दूसरी साइड ये केन प्रकरण सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, इस पर प्लानिंग चल रही है। इस मैटर में पीएम मोदी भी उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं जो शायद एक टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ छोटी मोटी 38 पार्टीज मिली हुई है और सेकंड साइड गवर्नमेंट के ओपोजिशन में 26 पार्टीज है। अब यहाँ जो पार्टीज बीजेपी के साथ है उन सबको एनडीए कहा जा रहा है और जो पार्टीज गवर्नमेंट के ओपोजिशन में है यानी कांग्रेस के साथ है उन्हें आजकल इंडिया कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया क्या है, ये तो अपने देश का नाम है, तो क्या इस बार की प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने देश के विरोध में इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो इंडिया वर्ड यूज हुआ है यह उन्हीं 26 पार्टीज के ग्रुप का नाम है जो अभी गवर्नमेंट के ओपोजिशन में है। इस इंडिया नाम पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बता दूं कि अभी जो स्थिति बन रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस बार का लोकसभा इलेक्शन एनडीए वर्सेस इंडिया ही लड़ा जाएगा। अब यहाँ एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। जब से इन ओपोजिशन पार्टीज ने अपना नया नाम इंडिया लॉन्च किया है तब से सारा फोकस अलायंस पर आ गया है। अब जान लेते हैं कि यूपीए कैसे खत्म हुआ और ओपोजिशन ने अलायंस को इंडिया ही नाम क्यों दिया, असल में इसके क्या मायने हैं, अलायंस के नए नाम से लोकसभा इलेक्शन 2024 पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 2004 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और इलेक्शन से पहले इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $100 बिलियन से भी ज्यादा था, जो कि दुनिया में 7th पोजीशन पे था। उस टाइम सर्विस सेक्टर में भी खूब सारी जॉब्स क्रिएट हुई। साथ ही बीजेपी लीडरशिप वाली एनडीए गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपीज एडवर्टाइजिंग पे खर्च करके एक कैंपेन चलाया, इंडिया साइनिंग। ये सारी चीजें बताने के पीछे मकसद है कि उस टाइम हर कोई ये सोचकर बैठा था कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जीत तो बीजेपी की ही होगी, यानी उसे कोई हरा नहीं सकता। मतलब उस टाइम चारों ओर माहौल एनडीए के फेवर में था। फिर शुरुआत होती है लोकसभा इलेक्शन की। तब लोकसभा इलेक्शन में 67 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से अप्रोक्स 55% यानी कि 37 करोड़ वोटर्स ने अपने वोटिंग राइट्स का यूज किया। तब सभी लोग एनडीए की जीत को श्योर मानकर बैठे थे। लेकिन 13 मई 2004 को इलेक्शन की काउंटिंग स्टार्ट होती है और रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। रिजल्ट्स में बीजेपी को केवल 138 सीट्स मिलती है और कांग्रेस को 145 सीट्स मिलती है और सीपीआईएम को 43 सीट्स पर जीत मिलती है। रिजल्ट्स के इन आंकड़ों को देखा जाए तो कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े के नजदीक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता 14 अन्य छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाने में सफल रहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को इन छोटी पार्टियों से गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन अब इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाए इस पर डिस्कशन चल रहा था। इस ग्रुप यानी अलायंस का नाम डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और नाम के लिए 2 सजेशन आते हैं, एक यूएसए यानी यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस और दूसरा यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यहाँ यूएसए यानी यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि डीएम के चीफ एम करुणानिधि ने बताया कि तमिल में सेक्युलर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस, इसलिए यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस का नाम ठीक नहीं रहेगा, इसलिए यूपीए ही रख दीजिए। और फाइनली अलायंस का नाम यूपीए रख दिया जाता है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में फेरबदल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी अलायंस परमानेंट नहीं होता है, धीरे धीरे लोग अलग होने लगते हैं और यही उस टाइम यूपीए के साथ होने लगता है। 2006 में टीआरएस के चंद्रशेखर राव यूपीए छोड़कर अलग हो जाते हैं और 2007 में तमिलनाडु की एमडीएमके भी यूपीए का साथ छोड़ देती है। लेकिन 2008 में यूपीए को सबसे बड़ा झटका लगता है और 4 बड़ी पार्टीज यूपीए का साथ छोड़ देती है। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि इंडिया अमेरिका के बीच 10 अक्टूबर 2008 को एक न्यूक्लियर डील थी, जिसे यूएस इंडिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये 4 बड़ी पार्टीज इस डील के अगेंस्ट थी। इसे लेकर हाल ही में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी बुक में दावा किया है कि भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के साथ भारत को एक स्पेशल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी से छूट मिली थी और वामपंथी दल भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील का विरोध करने के मामले में चीन से प्रभावित थे। तो जैसे तैसे करके इस गवर्नमेंट का टाइम बीतता गया और लोकसभा इलेक्शन 2009 नजदीक आता गया। इस बार फिर से एनडीए वर्सेज यूपीए आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार यूपीए के पास केवल 5 पार्टीज ही बचती है। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो यूपीए एक बार फिर से 262 सीट्स के साथ बड़ी जीत हासिल करता है और अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस भी होता है। हालांकि बाद में आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यूपीए को सपोर्ट कर देती है। लेकिन 2010 में फिर से इन तीनों पार्टीज ने यूपीए
से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। रीजन था सितंबर 1996 में लाया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें वुमेन्स के लिए 33% सीट्स लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्व करने की बात कही गई थी, जिस पर लालू प्रसाद यादव का कहना था कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश की प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर और यूपीए चेयरपर्सन भी एक वुमन ही है। लेकिन ये सब वुमन कोटे से नहीं आई है। 2012 में भी दो बड़ी पार्टीज भी यूपीए का साथ छोड़ देती है, ममता बनर्जी एंड डीएमके। यूपीए के बड़े घोटालों की वजह से अलायंस का टूट जाना यूपीए के लिए काफी हद तक नुकसानदायक साबित होता है। फिर आते हैं 2014 के इलेक्शन। इस इलेक्शन में मेनली दो फैक्टर्स ने काम किया था। एक तो लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के घोटाले, मतलब फुल भ्रष्टाचार। दूसरा एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि वाला आदमी, जो कि पिछले 3 बार से गुजरात का सीएम बन रहा था, नाम था नरेंद्र मोदी। इन दो मुख्य रीजन की वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस वजह से बाकी बचे सहयोगी भी बिखर जाते हैं और यूपीए सिर्फ कांग्रेस ही बनकर रह जाता है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और अन्य दलों ने एनडीए के विरोध में अपने अपने तरीके आजमाए, लेकिन मोदी की लहर के आगे कोई टिक न पाया। अब अगले लोकसभा इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, जिसे टैकल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन को नजदीक आते देख इस बार ओपोजिशन ने अपनी अलायंस का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख दिया। यहाँ पर इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन। अलायंस के इस नए नाम को लेकर 23 जून 2023 को बिहार के पटना में ओपोजिशन की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें देश की 16 पार्टीज पार्टिसिपेट करती है। और इस मीटिंग में ओपोजिशन की ओर से एक नए अलायंस की इमेज भी सामने आती है, पीडीए, यानी पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित एंड ए फॉर अल्पसंख्यक। पीडीए को ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ओबीसी, एससी एंड माइनॉरिटी का गठबंधन है। फिर कुछ दिन बाद 17 एंड 18 जुलाई को कर्नाटका में ओपोजिशन की सेकंड मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसे इस बार कांग्रेस पार्टी लीड करती है, जिसमें देश की 26 पार्टीज पार्टिसिपेट करती है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जैसे पॉलिटिशियन भी इंक्लूड होते हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए अलायंस का नाम सजेस्ट किया, भारत जोड़ो अलायंस। लेकिन इस नाम पर सभी पार्टीज एग्री नहीं होती है और इस नाम को भी रिफ्यूज कर दिया जाता है। और इस मीटिंग में अलायंस को एक नया नाम दिया जाता है, इंडिया। अलायंस का नया इंडिया नाम राहुल गांधी के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। जब राहुल गांधी ने ये नाम दिया तो उन्हें लगा कि शायद बाकी लोगों की बजाय इस नाम से ममता बनर्जी एग्री नहीं होगी, लेकिन जब नाम दे दिया गया तो सबसे पहले ममता बनर्जी ही एग्री होती है। जब अलायंस को नाम दिया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हमें नाम से ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर इंपोर्टेंस देनी चाहिए, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस बात पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 2024 का लोकसभा इलेक्शन ये इंडिया अलायंस जीत जाती है तो कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए एस्पायर नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई कोई दो पार्टीज, ओपोजिशन या बीजेपी को लेकर नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई तो देश की आवाज के लिए है, जिसे खामोशी से दबाया जा रहा है। लड़ाई भारत के विचार के लिए है, इसलिए हम इंडिया नाम के अलायंस के साथ आए। ये लड़ाई एनडीए एंड इंडिया के बीच है और जब इंडिया के अगेंस्ट कोई लड़ाई लड़ता है तो आप जानते हैं कि लड़ाई कौन जीतता है। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि ओपोजिशन ने अलायंस का नाम इंडिया ही क्यों रखा? कोई और भी तो नाम रखा जा सकता था। अलायंस का नाम इंडिया रखने के पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है, आइए इसे भी समझते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये बताया जाता है कि ओपोजिशन इंडिया नाम से एनडीए को, यानी बीजेपी के नेशनलिज्म को काउंटर अटैक किया जा सके, ये बताकर कि नरेंद्र मोदी इंडिया के अगेंस्ट है, यानी बीजेपी इंडिया के अगेंस्ट है, ताकि पब्लिक को अपनी ओर कन्वे किया जा सके। 2014 में बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का कहना है कि नेशनलिज्म बीजेपी का हमेशा से एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है, इसलिए अलायंस का नाम इंडिया रखकर एनडीए को बीट किया जा सकता है। सेकंड रीजन ये है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यूपीए अलायंस को 27% वोट शेयर हुआ था और जो 10.5% वोट शेयर अदर पार्टीज को था, वो अगर इस अलायंस से जुड़ जाए तो टोटल 37.5% वोट शेयर होता है। और जब सारी पार्टीज एक अलायंस से जुड़ के रहेगी, जिनका इलेक्शन कैंडिडेट एक होगा, तो वोट डिवाइड होने से रुकेगा और एनडीए गवर्नमेंट को आसानी से बीट किया जा सकता है। एक बड़ा रीजन इतिहास को देखते हुए ये भी हो सकता है, जब 1984 और 85 के इलेक्शन में बीजेपी के केवल 2 लोकसभा मेंबर्स थे, जिस वजह से 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की थी, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को 1991 के इलेक्शन में देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी सीधे 120 सीट जीतने में कामयाब रही। वैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोकसभा इलेक्शंस में कुछ फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटका इलेक्शंस का एग्जांपल देखें तो जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां पर अप्रोक्स 20 विधानसभा सीट्स में से 15 कांग्रेस जीतने में सफल रही। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस में 26 पार्टीज है, वहीं बीजेपी के अलायंस में 38 पार्टीज है। लेकिन जब बात दिखावे की हो तो इंडिया अलायंस में पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है, जबकि एनडीए अलायंस में ओनली 3 पार्टीज को दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए दिखाया जाता है ताकि पब्लिक से सिंपैथी मिल सके कि एक अकेले मोदी को हराने के लिए 26 पार्टीज एक हो गई है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब एनडीए में ऑलरेडी 38 पार्टीज है और ओपोजिशन में तो 26 पार्टीज ही है, फिर एनडीए को कैसे हरा पाएंगे? चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। असल में पॉलिटिक्स में आपका भाषण कितना दमदार है ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि आपके पास वोट बैंक कितना है। एनडीए के पास जो 38 पार्टीज है, उनमें से 24 पार्टीज तो ऐसी है जो एक भी सीट नहीं जीत पाई,
जबकि 9 पार्टीज ऐसी है जो केवल एक एक सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। एनडीए की गवर्नमेंट में अगर मेन पार्टी बीजेपी को काउंट न करें तो बाकी की 37 पार्टीज में केवल 31 एमपीज है, जिसमें से अजीत पवार के 2 एमपी है एंड एकनाथ शिंदे गुट के 13 एमपी है। जबकि इंडिया अलायंस को देखें तो 26 में से 8 पार्टीज के पास कोई एमपी नहीं है, बाकी 6 पार्टीज के पास एक एक एमपीज है। यानी टोटल एमपीज कैलकुलेशन देखें तो एनडीए में बीजेपी को हटाकर 31 एमपीज है, जबकि इंडिया अलायंस के कांग्रेस को हटाकर देखें तो 90 एमपीज है। यहाँ अब आपको किसका अलायंस मजबूत दिख रहा है आप खुद जान सकते हैं। अब बात यह है इंडिया अलायंस एनडीए के अगेंस्ट काम कैसे करेगा, चलिए इसे भी जान लेते हैं। अगर हम इसे एक चार्ट से समझें तो एनडीटीवी के अकॉर्डिंग टोटल 543 सीट्स में से 190 सीट्स ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की सीधे सीधे फाइट होगी। यानी कि जहां जहां कांग्रेस की सीट है वो वहां पर अलायंस पे डिपेंड नहीं रहेगी। और 185 सीट्स ऐसी है जहां पर बीजेपी की टक्कर सीधे सीधे इंडिया अलायंस की पार्टीज के साथ होगी, जैसे कि यूपी में सपा वर्सेज बीजेपी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी वर्सेज बीजेपी, बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू वर्सेज बीजेपी और महाराष्ट्र में एनसीपी प्लस यूबीटी वर्सेज बीजेपी। और 71 सीट्स ऐसी होगी जहां पर एनडीए अलायंस वर्सेज कांग्रेस पार्टी के साथ होगी, जैसे पंजाब में कांग्रेस वर्सेज अकाली दल, तमिलनाडु में एआईडीएमके वर्सेज कांग्रेस और बिहार में कांग्रेस वर्सेज एलजेपी। और आखिर में देखा जाए तो 97 सीट्स ऐसी है जहां दोनों ही साइड की रीजनल पार्टीज आपस में लड़ेगी, जैसे बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी, महाराष्ट्र में यूबीटी वर्सेज एनसीपी और तमिलनाडु में डीएमके वर्सेज एआईडीएमके। अब इन सीटों पर इंडिया अलायंस के सीट बंटवारे पर भी फाइटिंग देखने को मिल सकती है। एनडीए को अगर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण वोट परसेंटेज का 5% भी बढ़ता है तो बीजेपी की सीट बढ़कर 342 हो जाएगी। वहीं अगर एनडीए के वोट परसेंटेज का 5% कम हो जाता है तो ये घटकर 223 हो जाएगी, जिसका ओवरऑल नुकसान एनडीए को ही होगा। अब अगर इंडिया अलायंस एनडीए को हटाने में सक्सेस रहा तो इंडिया अलायंस का पीएम बनाने की बात आई तो आपस में काफी सारे मतभेद भी हो सकते हैं। अगर एनडीए आउट भी हो जाए तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया अलायंस टूट भी सकता है और एक बार मोदी फिर से पीएम भी बन सकते हैं। इसका दूसरा आउटकम यह हो सकता है कि 1979 में जनता पार्टी का अलायंस टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया अलायंस टूटता है तो कोई नई पार्टी का उदय हो जाए। बाकी ये जो पॉलिटिक्स है इसमें चेंजेस होता रहता है, जहां जिसको फायदा दिखे उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। क्योंकि एक टाइम शिवसेना एनडीए का अलायंस हुआ करती थी और आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस को कोसने पर टिकी हुई थी। और नीतीश कुमार जो खुद एनडीए अलायंस का हिस्सा रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती बीजेपी अलायंस के साथ कश्मीर में गवर्नमेंट चला चुकी है, तो इस हिसाब से राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर एक तरफ जब अलायंस का नाम इंडिया रखा गया तो लोगों को इंडिया में काफी खामियां दिखने लगी, अंग्रेजों की गुलामी दिखने लगी, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस को इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कंपेयर करते हुए बोला कि इनके नाम में भी इंडिया है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और न जाने कितने बड़े बड़े नाम होंगे जिसमें इंडिया इंक्लूड है। खैर, नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी और नाम से भी बोला जाए तो क्या होगा, खुशबू तो उतनी ही आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।